हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 30 जेई 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज का। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस। ये है डिस्क्लेमर। अब सबसे पहले हम एनालिसिस देखते हैं। तो अगर हम देखें 2017 से लेके 2024 तक, तो 9 क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप वैल्यू देख सकते हो कितनी है, यहाँ पे 9 है। दैट मीन्स कि जेई में हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। ठीक है। और अगर आप इसका वेटेज देखोगे तो वेटेज है 3.75%। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो एक सही वेटेज होल्ड करता है। तो मेक श्योर कि आप ये चैप्टर को अच्छे से करके जाओ। अब अगर हम ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2024 में हमारा जो टॉपिक एरिया था जिससे क्वेश्चन आया था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। कॉन्सेप्ट कवर था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था एक, और डिफिकल्टी लेवल था इसका एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है यहाँ पे? मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हम 2023 देखते हैं तो टॉपिक एरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्कीन्स। कॉन्सेप्ट कवर है एलाइलिक हैलाइड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था एक, डिफिकल्टी लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2022 में हमारा टॉपिक एरिया था प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है। कॉन्सेप्ट कवर था एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। लेवल था इसका एवरेज। और की फोकस एरिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। अब अगर 2021 की बात करें तो टॉपिक एरिया है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। कॉन्सेप्ट कवर है सेडजिफ रूल। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है एक, और लेवल है इजी। तो हमारा की फोकस एरिया क्या है? रेडियो सिलेक्टिविटी इन एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब देखते हैं 2020। 2020 में टॉपिक एरिया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। कॉन्सेप्ट कवर है एलिमिनेशन रिएक्शंस और वुड्स रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा गया है एक, और डिफिकल्टी लेवल है एवरेज। तो हमारा की फोकस एरिया क्या है? एलिमिनेशन पाथवे एंड कपलिंग रिएक्शंस। 2019 देखें तो हमारा टॉपिक एरिया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। कॉन्सेप्ट कवर है एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन है एक, और लेवल है एवरेज। तो की फोकस एरिया है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। 2018 देखिए तो टॉपिक एरिया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। कॉन्सेप्ट कवर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा गया था एक, लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है यहाँ पे? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड कंपीटिंग रिएक्शंस। अब अगर 2017 की बात करें तो हमारा टॉपिक एरिया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। कॉन्सेप्ट कवर है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन पूछे गए थे दो, लेवल था इसका एवरेज। हमारा की फोकस एरिया क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो आई होप इस ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ये आइडिया लगा होगा कि कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के बारे में। उसके बाद हम प्रिपरेशन देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स की। फिर हम प्रिपरेशन देखेंगे एराइल हैलाइड्स की, जो कि है हमारे हेलोएरीन्स। ठीक है। और एल्काइल हैलाइड्स क्या है? हमारे हेलोएल्कीन्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहां एक हाइड्रोजन एटम
हाइड्रोकार्बन से एक हैलोजन एटम द्वारा रिप्लेस किया जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन दोनों एलिफैटिक, स्ट्रेट या ब्रांच चेन और एरोमेटिक जिसमें रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन्स में होता है। तो ये एलिफैटिक में भी होता है और एरोमेटिक में भी होता है। अब एल्काइल हैलाइड्स में अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एल्काइल हैलाइड्स में एक, दो या तीन हैलोजन एटम्स हो सकते हैं। एल्काइल हैलाइड्स में प्रेजेंट हैलोजन एटम्स की वैल्यू के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक हैलोजन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं मोनो। अगर हमारे पास दो हैलोजन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं डाई। अगर हमारे पास तीन हैलोजन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं ट्राई। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो हम उनको बोलते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। तो अल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहां एक हैलोजन एटम जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो क्या है एल्काइल हैलाइड्स? इसमें एटलीस्ट हैलोजन एटम होगा जो अटैच्ड होगा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया क्लोरोइथेन। ठीक है, तो अब देखो कि एल्काइल हैलाइड्स को आगे तीन कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया है कार्बन के नेचर के बेसिस पर जिससे हैलोजन अटैच्ड है। सबसे पहला है प्राइमरी हैलाइड्स। तो प्राइमरी हैलाइड्स क्या होता है? जिसमें हैलोजन उस कार्बन से अटैच्ड है जो एक प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन मतलब कि वो कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये जो हैलोजन है ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन क्या है? एक प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, वैसे ही इस वाले कार्बन जिससे ये हैलोजन अटैच्ड है ये एक सेकेंडरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है वो फर्दर दो और कार्बन से अटैच्ड है। वैसे ही ये वाला जो हैलाइड जो इस कार्बन से अटैच्ड है ये एक टर्शरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन फर्दर तीन कार्बन से अटैच्ड है। देखो 1 2 3। ठीक है, तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आगे देखते हैं, तो अब हम बात करेंगे एराइल हैलाइड्स की। अभी हमने देखा अल्काइल हैलाइड। अराइल हैलाइड्स कंपाउंड्स होते हैं जहां एक हैलोजन एटम जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है एक कार्बन एटम से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये कार्बन एरोमेटिक रिंग का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हैलोजन है ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन कैसा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो कार्बन है ये इस एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप ये इमेज देखोगे तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अराइल हैलाइड्स है। तो अराइल हैलाइड्स को आगे हैलोजन एटम के वैल्यू के बेसिस पर या हैलोजन एटम उसमें कितने प्रेजेंट है उस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। अब देखो अगर एक हैलोजन है तो उसको बोलते हैं मोनो। यहाँ पे कितने हैलोजन है? 1 2, दो हैलोजन है तो इसको बोलते हैं डाई। यहाँ पे कितने हैलोजन? तीन हैलोजन है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राई। ठीक है, लेकिन सभी देखो ये सारे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और वो कार्बन इस एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो अब हम इनके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। तो अल्काइल हैलाइड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो हैलो एल्केन्स अल्कोहल से बनाए जा सकते हैं। उन्हें हैलोजन एसिड्स जैसे HCl या रिएजेंट जैसे PCl5, PX3 या SOCl2 के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो OH ग्रुप है,
उसको एक हैलोजन एटम जैसे कि Cl से रिप्लेस करते हैं और एक हैलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन को सिंथेसाइज करने का एक कॉमन मेथड है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल है ROH। ठीक है, उस अल्कोहल को ड्राई HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करके हमने क्या बनाया है, एक एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो उसको हमने एक एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया है। पहले यहाँ पे ये R किससे अटैच था, OH ग्रुप से, अभी R किससे अटैच्ड है, एक हैलोजन से, Cl से। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, एक एल्काइल क्लोराइड मिला हमें इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जिंक क्लोराइड की बात करें, तो जिंक क्लोराइड जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, जो HCl को एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि अल्कोहल को प्रोटोनेट कर सके, जिससे ये एक बेटर लीविंग ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो OH क्या है, इतना बेटर लीविंग ग्रुप नहीं है, तो अगर ये OH2 हो जाएगा, मतलब ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, तो अभी और अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या है, ROH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से हमें क्या मिला, RCl प्लस वाटर हमें मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरी रिएक्शन ये है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, अल्कोहल ROH। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल को NaBr के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, RBr यानी एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे H2SO4 की बात करूं जो एसिड है, तो एसिड जो है वो रिएक्शन के लिए जरूरी कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जहां ब्रोमाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है, जिससे हमें क्या मिलेगा, एल्काइल ब्रोमाइड, वाटर और सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। ठीक है, तो इस Br ने क्या किया, ब्रोमाइड ने यहां से इस OH ग्रुप को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि एक फास्फोरस हैलाइड 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फास्फोरस हैलाइड है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है अल्कोहल के, 3 मॉलिक्यूल्स है। तो फास्फोरस हैलाइड अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल से OH ग्रुप को रिप्लेस करता है और उन्हें अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है और फास्फोरस ट्राइहैलाइड से हैलोजन उससे रिप्लेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन दिखाती है कि कैसे अल्कोहल जो ROH है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ रिएक्ट करके एल्काइल क्लोराइड बनाता है, जो कि है RCl। ठीक है, और इसमें हमें बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, क्या क्या, एक POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो रिएक्शन क्या है, ROH प्लस PCl5 गिव्स RCl जो एक अल्काइल क्लोराइड है, प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो क्या हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल ROH रिएक्ट करेगा यहाँ पे जब एल्काइल हैलाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल ने किसके साथ रिएक्ट करा, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, जैसे कि X2, तो क्या हो सकता है, Br2 या फिर I2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, RX मिला, एक अल्काइल हैलाइड। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक हैलोजन एटम से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो क्या हुआ है, हमारे पास है एक अल्कोहल। तो अल्कोहल का किसमें कन्वर्जन हुआ है, एल्काइल क्लोराइड में, किसका यूज करके, थाइनल क्लोराइड SOCl2 और पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो अगर हम पिरिडिन की बात करें, तो पिरिडिन यहाँ पे एक बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और प्रोडक्ट में
हमें क्या मिलेगा? अल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो ये मेथड जो है ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड्स बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो भी सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस है। ठीक है, तो क्योंकि सारे बाय प्रोडक्ट गैसेस है जो प्योर एल्काइल हैलाइड को पीछे छोड़ देते हैं या फिर पीछे लीव करके ये एस्केप आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जितने भी मेथड्स है ये आपको ध्यान में होने चाहिए कि हेलो एल्केन्स को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अल्कोहल से, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड्स, फास्फोरस हैलाइड्स और थाइनिल क्लोराइड। इसमें से थाइनिल क्लोराइड वाला जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे देखो कि जब एल्केन्स सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन अंडरगो करते हैं, जिससे अलग अलग आइसोमेरिक मोनो और पॉली हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन प्रोडक्ट का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर प्रोड्यूस करता है जिनको प्योर कंपाउंड्स में सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। तो जब ब्यूटेन क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के अंदर रिएक्ट करता है तो ये हमें मल्टीपल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स देता है। जैसे कि अगर मैं इस फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो ये क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन। देखो 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो क्या देखो 1 क्लोरोब्यूटेन। और ये क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये हमें मल्टीपल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स देता है, जिससे जो प्योरिफिकेशन है वो काफी चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डिफिकल्ट हो जाता है प्योर कंपाउंड को सेपरेट करना। अब अगर देखो तो अल्काइल हैलाइड्स भी एल्कीन से हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे HCl, HBr और HI के ट्रीटमेंट से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड में। किसके साथ रिएक्शन करके? HCl, HBr और HI। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक एल्कीन C डबल बॉन्ड C। जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसी भी HX के साथ तो ये हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड दे रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करता है, जहां एल्कीन में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हैलाइड पर अटैक करता है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, एक हैलोजनेटेड एल्केन जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिमेट्रिकल एल्कीन था, सिमेट्रिकल एल्कीन था। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन था वो इस कार्बन पे भी ऐड हो सकता था और इस कार्बन पे भी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इस केस में। बट अब देखो हमारे पास क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जैसे कि प्रोपीन, कितने कार्बन एटम्स हैं? 3 कार्बन एटम्स है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुई। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे प्रोपीन एक रिएजेंट का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हाइड्रोजन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड होता है और जो ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड होता है, और इसके रिजल्ट में हमें सिर्फ एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन ये क्या है हमारे पास, प्रोपेन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HI के साथ तो यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक माइनर और एक मेजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा और आयोडीन कहाँ पे ऐड होगा, वो चीज कौन बताता है? मार्कोनिकॉव्स रूल बताता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं तो ये वाला कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या फिर ये वाला कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये CH3CH इसमें ये वाला जो कार्बन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये जो आयोडीन होगा जो ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है वो इस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच होगा।
और जो हाइड्रोजन होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच होगा, जो कि ये वाला कार्बन है। तो देखो मेजर प्रोडक्ट में आयोडीन इस वाले कार्बन से अटैच हुआ, तो CH3 CH और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे अटैच हुआ, तो क्या मिला CH3। और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, जहाँ पे आयोडीन कहाँ अटैच हो रहा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। तो ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शन में HI डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होता है, और मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 2 आइडोप्रोपेन। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है, और माइनर प्रोडक्ट क्या है, 1 आइडोप्रोपेन, जो कि एक कम स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर अगर हम प्रिपरेशन देखें, तो अगला क्या है कि जब ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक एल्कीन में ऐड किया जाता है, तो ये विक डाइब्रोमाइड्स बनाता है, विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन कलर को गायब कर देता है, जो डबल बॉन्ड की मौजूदगी का पता लगाने में हेल्प करता है, मतलब इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कीन्स के लिए एक कॉमन टेस्ट है। ठीक है, तो जब हम एडिशन करते हैं ब्रोमीन का इन CCl4 टू एन एल्कीन, तो हमें क्या मिलता है, विसिनल डाइब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन डिस्चार्ज द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, और हमें इससे क्या पता लगता है, हमें डिटेक्शन का पता लगता है, डबल बॉन्ड की डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, ये एल्कीन है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे क्या करा, एडिशन ऑफ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रोमीन का एडिशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो हमें विसिनल डाइब्रोमाइड्स मिलेंगे, मतलब इस कार्बन पे भी एक ब्रोमीन अटैच्ड होगा और इस कार्बन पे भी एक ब्रोमीन अटैच्ड होगा। ठीक है, तो ये है ये वाली रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अल्काइल हलाइड्स को सिंथेसाइज करने का एक और मेथड हलाइड ट्रांसफर होता है। ठीक है, कौन सा मेथड है, हेलाइड ट्रांसफर मेथड। तो हेलाइड ट्रांसफर मेथड एक टेक्निक है जिसका यूज अल्काइल फ्लोराइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए किया जाता है। तो इस मेथड के अंडर दो कॉमन रिएक्शंस है, एक तो है फिंकलिस्टीन और दूसरी है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है ये लेस रिएक्टिव अल्काइल हलाइड्स को ज्यादा रिएक्टिव वंस में, जैसे कि आयोडाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल है, जो कि आगे रिएक्शंस के लिए बेटर है। ठीक है, तो हैलाइड ट्रांसफर मेथड क्या है, अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो दोनों रिएक्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, किसके कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन टू आयोडोएल्केन। तो हम क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को आयोडोएल्केन में कन्वर्ट करते हैं, और इस रिएक्शन में ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड को मेन रिएजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन दी गई है, जो रिएक्शन है फिंकलिस्टीन रिएक्शन का एग्जांपल। तो सोडियम आयोडाइड जो NaI है, ये क्या करता है, सोडियम आयोडाइड आयोडाइड आयंस प्रोवाइड करता है, जो ओरिजिनल हैलाइड को एसीटोन की प्रेजेंस में रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, जहां जो आयोडीन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, जो हलाइड से अटैच्ड कार्बन पर अटैक करता है। ये है वो कार्बन जिससे हलाइड अटैच्ड है। तो ये जो आयोडीन है ये इस कार्बन पे अटैक करता है और हलाइड को रिप्लेस कर देता है, और क्या बन जाता है, RI। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट देखें एसीटोन, तो रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। तो ये है हमारी फिंकलिस्टीन रिएक्शन, क्या है, RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स RI। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन क्या है हमारे पास, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए।
तो इस रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स को मेटालिक फ्लोराइड्स जैसे AgF, Hg2F2, COF2 या फिर SbF3 के साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अल्काइल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स को जब हम हीट करते हैं मेटालिक फ्लोराइड्स के साथ तो ये क्या हमें देता है, अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, तो जो हैलोजन एटम है वो फ्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट हमें अल्काइल फ्लोराइड्स मिलता है। तो ये फ्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो रिएक्शन देखो, ये जो रिएक्शन है ये स्वार्ट्ज रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस रिएक्शन में क्या है, हमारे पास CH3Br है जो कि क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि मिथाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ ये सब्स्टिट्यूशन दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, किसके थ्रू होता है ये, फ्लोराइड आयंस के थ्रू, जिससे हमें क्या मिलता है, मिथाइल फ्लोराइड CH3F और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, तो एक ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां ये जो F- है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये F- क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस वाले ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और क्या बना देगा, CH3F, मिथाइल फ्लोराइड और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बोराडाइन हुंसडिकर रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन अल्काइल ब्रोमाइड्स या क्लोराइड्स बनाने का एक मेथड है। तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करती है और कार्बन चेन को ये छोटा करने में या फिर उसकी लेंथ को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल ब्रोमाइड्स बनाने के लिए खास तौर पर यूजफुल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन में सिल्वर आयंस जो Ag+ है, तो सिल्वर आयन का ब्रोमीन के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा RCO2Ag है, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में और हमें मिलता है अल्काइल ब्रोमाइड RBr, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो कार्बन चेन लेंथ थी ये क्या हो गई, शॉर्टन हो गई। यहाँ पे कितने थे, 2 कार्बन थे और अभी यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है। तो क्या हुआ, जो चेन लेंथ थी वो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अराइल हलाइड्स की प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो जो अराइल हलाइड्स है वो बहुत सारे मेथड से बनाए जा सकते हैं। एक सबसे कॉमन तरीका है एरोमेटिक कंपाउंड्स का हैलोजिनेशन, हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन का यूज करके एक कैटलिस्ट जैसे आयरन की प्रेजेंस में। और एक और मेथड है हमारे पास जो कि है सैंडमेयर रिएक्शन, जहां डायजोनियम सॉल्ट्स कॉपर सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं अराइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम इन रिएक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि अराइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एरीन्स में अराइल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स एरीन्स में हाइड्रोजन को क्लोरीन या ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, आयरन या लुइस एसिड जैसे FeCl3 या FeBr3 का यूज करके। तो ये जो रिएक्शन है, ये इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इसको चाहिए डार्क कंडीशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन डार्क में और लो टेम्परेचर पर होती है साइड रिएक्शंस को रोकने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लुइस एसिड की, तो लुइस एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है, एरीन को और ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो अराइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरीन्स विद क्लोरीन्स एंड ब्रोमीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये रिएक्शन दी गई है।
तो ये रिएक्शन टोलीन के बेंजीन रिंग का हैलोजिनेशन इन्वॉल्व करती है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप के एक्टिवेटिंग और पैरा और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर की वजह से। तो कंडीशंस क्या है, डार्क में Fe कैटलिस्ट। ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन को ये फेवर करती है, और किसकी वजह, मिथाइल ग्रुप साइड चेन रिएक्शन की वजह ये किसको फेवर करती है, एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ पे अगर हम देखें आयरन कैटलिस्ट Fe हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है एक लुईस एसिड जैसे कि FeCl3 बनाने के लिए, जो फिर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ठीक है, जैसे कि X+, और ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग पर अटैक करता है एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर हम ऑर्थो वाले में बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, X से। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्थो हैलोटोलिन। तो ये जो X है ये ऑर्थो है इस CH3 के रिस्पेक्ट में, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, पैरा हैलोटोलिन। तो ये जो X है ये पैरा पोजीशन पे है इस CH3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें ऑर्थो हैलोटोलिन और पैरा हैलोटोलिन का मिक्सचर मिलता है, जिसमें जो पैरा आइसोमर होता है वो टिपिकली मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वहां पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये CH3 और X क्या है, एक दूसरे से दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट होता है ये इस केस में मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन की। तो अराइल हैलाइड्स को फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट्स को क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके बनाया जा सकता है। तो ये डाइजोनियम ग्रुप को एक क्लोरीन या ब्रोमीन एटम से रिप्लेस कर देता है, और इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो ये एरोमेटिक अमीन से अराइल हैलाइड्स को सिंथेसाइज करने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है। तो यहाँ पे देखो हमें ये रिएक्शंस दी गई हैं, ठीक है, जो अराइल हैलाइड के प्रिपरेशन को दिखाती है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, सैंडमेयर्स रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, एनिलीन, और एनिलीन क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो ये क्या है, एनिलीन, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है क्योंकि नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो एनिलीन को जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और एक हाइड्रोजन हलाइड के साथ लो टेम्परेचर पर 273 टू 278 केल्विन पर, ये रिएक्ट करता है ताकि एक बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड सॉल्ट बना सके। तो हमारे पास देखो ये क्या है, एक बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ठीक है, अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट को हम फिर क्यूप्रस हैलाइड Cu2X2 के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि ये जो डाइजोनियम ग्रुप होता है N2+, ये इसको रिप्लेस कर सके हैलोजन एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो जो डाइजोनियम ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है हैलोजन से। ठीक है, स्पेसिफिकली क्लोरीन या ब्रोमीन, जिससे एक हैलो एरीन प्रोडक्ट मिलता है हमें, और साथ में ही नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन सैंडमेयर्स रिएक्शन की। ठीक है, तो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एलिलीन NaNO2+HX के साथ ट्रीट करते हैं 273 टू 278 केल्विन पे, तो हमें क्या मिलता है, एक बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। और फिर जब हम इसको ट्रीट करते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ, तो ये जो N2 ग्रुप है यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और हमें क्या मिलता है, हैलो एरीन, और साथ में ही N2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो अब अगर हम आगे देखेंगे तो आयोडोबेंजीन को डाइजोनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करके बनाया जा सकता है। दूसरी हैलोजिनेशन से अलग इसको क्यूप्रस हैलाइड की एक कैटलिस्ट के रूप में जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स कि इसको एक कैटलिस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है जहां डाइएजो ग्रुप को एक आयोडीन एटम से रिप्लेस किया जाता है। तो ये आयोडोबेंजीन बनाने का एक सिंपल और एफिशिएंट मेथड है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम आमतौर पर यूज करते हैं।
तो रिएक्शन देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट है N2X। जब हम इसको ट्रीट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ और हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आयोडोबेंजीन। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे N2 गैस रिलीज होती है प्लस KX भी हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन का सिंथेसिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब देखो कि फ्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 का यूज करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन को फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज करके हम बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन आमतौर पर बेंजीन में एक हाइड्रोजन एटम को एक फ्लोरीन एटम के साथ सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करती है, जिसमें फ्लोरोबोरिक एसिड के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर से इसको हेल्प मिलती है। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जहां एसिड फ्लोरीन के सोर्स के रूप में काम आता है, जिसे फ्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें ये रिएक्शन दी गई है फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन को फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज करते हुए। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, N2+Cl-। जब हम इसको ट्रीट करते हैं HBr फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो जब रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनाता है, जो कि है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हुआ, ये HCl जो है यहाँ से वो एलिमिनेट हो जाता है। तो HCl यहाँ से एलिमिनेट हुआ तो क्या मिला, N2+BF4-। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम सॉल्ट को हीट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट सॉल्ट को हीट करते हैं, जो डीकंपोज होकर हमें फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस और बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैल्स-कीमैन रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 to 5। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने सीखे वो अब हम अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन लैबोरेटरी इज लीस्ट प्रेफर्ड बाय। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि लैबोरेटरी में अल्काइल हैलाइड्स बनाने का कौन सा मेथड है जो हम लीस्ट प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल्स। तीसरा है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। याद रखो हमसे पूछा गया है लीस्ट प्रेफर्ड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका सही आंसर है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स का डायरेक्ट हैलोजिनेशन लैबोरेटरी में अल्काइल हैलाइड्स बनाने का सबसे लीस्ट प्रेफर्ड मेथड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें तो क्या होता है कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई हैलोजन जैसे कि Cl2 लेते हैं तो हम उसे किसी एल्कीन में ऐड करना पड़ता है, जैसे कि मीथेन, इथेन या प्रोपेन। ठीक है, तो इस मेथड से मोनोहैलोजन, डाईहैलोजन, ट्राईहैलोजन और टेट्राहैलोजन का मिक्सचर मिलता है। और इन्हें क्या होता है, इन्हें सेपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें जो मेथड है वो कम प्रिफर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इनको जो सेपरेट करना हो जाता है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो जब आप ये रिएक्शन देखोगे, जब आपको ये रिएक्शन दी गई है तो यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में CH4 और Cl2 रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, CH3Cl। ठीक है, अब अगर देखें तो क्योंकि Cl2 और सनलाइट प्रेजेंट है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये मॉलिक्यूल
CH3Cl जो है वो फिर से Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके और फिर क्या बना देगा, CH2Cl2। ठीक है, अब ये CH2Cl2 मॉलिक्यूल फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है, ये CHCl3। ठीक है, और लास्ट में ये फिर से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, CCl4 बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सिर्फ मीथेन के लिए डायरेक्ट हेलोजिनेशन 4 डिफरेंट अल्काइल हलाइड्स देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मेथड होता है इसीलिए ये कम प्रेफर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने दूसरा ऑप्शन देखा था, ठीक है, जो हमारे पास था ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल्स, तो अल्काइल हलाइड बनाने का ये सबसे कॉमन मेथड होता है, जो क्या होता है, अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या होता है, ROH, तो OH ग्रुप को एक हैलोजन एटम से बदला जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, तो एल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस सबसे अच्छे से किसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस है फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, सैंडमेयर रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्या है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा बेस्ट मेथड है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे इसका सही रिएक्शन है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम इसका जब सोल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे देखो कि अल्काइल फ्लोराइड्स को मेटालिक फ्लोराइड की एक्शन से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हम यहाँ पे AgF, Hg2F2 या फिर SbF3 को करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड पर यूज कर सकते हैं, जिसमें हैलाइड क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, और एक पर्टिकुलर रिएक्शन को हम स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं एक्शन ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, जैसे कि AgF हो गया या फिर Hg2F2 हो गया, और करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है कि जैसे कि हमने ब्रोमो इथेन या मिथाइल ब्रोमाइड लिया है और हम इसे क्या करते हैं, AgF के साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन है CH3Br प्लस AgF गिव्स CH3F प्लस AgBr। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या होता है कि जब सोडियम आयोडाइड एसीटोन का एक्शन क्लोराइड या ब्रोमाइड पर होता है तो अल्काइल आयोडाइड बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम फिंकलिस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्शन ऑफ NaI या एसीटोन टेक्स प्लेस ऑन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, और क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, C2H5Cl को जब हम ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaI और एसीटोन तो हमें क्या मिलता है, C2H5I प्लस NaCl। ठीक है, तो ये फिंकलिस्टीन का रिएक्शन है जिसमें अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड की हेल्प से एसीटोन की प्रेजेंस में अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, तो फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन एक बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, ये बहुत विगरस होती है, इसीलिए फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए इसे प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन की, तो सैंडमेयर रिएक्शन अराइल हलाइड्स या अल्काइल हलाइड्स या अल्काइल फ्लोराइड्स के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारी रिएक्शंस, हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ब्रांच्ड चेन आइसोमर हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एक आइसोमर मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हलाइड का देता है।
तो विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर मास 72 है गिव्स ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारे पास देखो ऑप्शंस है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नियोपेंटेन, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियोपेंटेन। तो अब हम सोल्यूशन देखते हैं। तो हम मानते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल है CnH2n+2 क्योंकि सारे ऑप्शंस में एल्केन है, तो हम मान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो एल्केन है और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+2, जहां N क्या है हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और 2N क्या है हमारे पास हाइड्रोजन 2N है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमें इस क्वेश्चन में CnH2n का जो मोलर मास है वो कितना दिया है 72 दिया है। ठीक है, तो यहां से देखो इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो जो कार्बन का मास होगा वो कितना होगा 12Nu। ठीक है, U का मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे मास ड्यू टू कार्बन कितना होता है 12 होता है। ठीक है, और मास ड्यू टू हाइड्रोजन कितना होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का मास कितना है 2n+2u। ठीक है, तो अगर हम ऐसा देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 12n+2n+2 किसके बराबर है 72। देखो कार्बन का क्या पुट करा 12n। ठीक है, और हाइड्रोजन का हमने क्या देखा H है यहाँ पे, हाइड्रोजन का कितना है 2n+2। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2n+2 और एक किसके बराबर है 72 जो कि हमें टोटल दिया हुआ था मॉलिक्यूलर मास। तो इसको सॉल्व करोगे तो 14n किसके बराबर आएगा 70 के, तो n किसके बराबर आएगा 5 के बराबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप n की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा C5H, 2 इंटू 5 कितना हुआ 10 और 10+2 12, तो क्या हो जाएगा C5H12। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है हमारे पास C5H12 क्योंकि ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड यानी C5H11X देता है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक एनवायरनमेंट है और सारे हाइड्रोजन का एक ही टाइप है। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा होगा, सारा एक ही एनवायरनमेंट और सारे हाइड्रोजन भी एक ही टाइप के हैं, तो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप इसे कहीं भी ऐड कर सकते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। इसीलिए C5H12 सिमेट्रिकल है और इसका मतलब है कि ये नियोपेंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये क्या दिखेगा नियोपेंटेन। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ UbHnu के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में एक सिंगल आइसोमर मिलेगा जो कि है हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या है नियोपेंटेन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3-बेंजाइल प्रोप 1ene। ठीक है, देखो ये 1 2 3 थर्ड कार्बन पे बेंजाइल है और फर्स्ट पे क्या है डबल बॉन्ड है। तो 3-बेंजाइल प्रोप 1ene HCl के साथ X देता है, तो आपको X फाइंड करना है। आपके पास ये चार ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन में क्या हुआ कि इस वाले कार्बन पे एक क्लोरीन लग गया। दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि लास्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन लग गया। तीसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि ये जो कार्बन जो बेंजीन से अटैच्ड था इस पे क्लोरीन लग गया। और लास्ट ऑप्शन में क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास इस वाली पोजीशन पे क्लोरीन आके लग गया। तो बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिनाइल पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो जब हम इसमें देखेंगे जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 ये टूट जाएगा और ये जो एडिशन होगा अब
वो किसके थ्रू होगा? मार्कोनिकॉव रूल के एडिशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव एडिशन रूल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव का एडिशन होता है जो CH पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा जो सेकेंडरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है। अब क्योंकि हम देखते हैं कि CH के नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक है, ठीक है, तो ये देखो ये जो CH है इसका जो नेक्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन जो डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो ये वाला जो कार्बन है वो बेंजाइलिक है और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन रेजोनेंस के कारण सेकेंडरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये देखो ये वाला कार्बोकेटायन कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये कार्बन और दो कार्बन से जुड़ा है। लेकिन अगर मैं वही बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की बात करूं तो वो रेजोनेंस के थ्रू सेकेंडरी वाले से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा और कार्बोकेटायन इस वाले CH से कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस वाले CH2 पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस वाले कार्बन पे जो बेंजीन से अटैच्ड है। ठीक है, और उसी टाइम क्या होगा? उसी टाइम पर जो CH2 बेंजीन से अटैच्ड है वो अपना एक हाइड्रोजन CH को ट्रांसफर कर देता है जो CH2 बन जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि बस कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हुआ है, तो ये CH2 बन गया और यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, तो उसमें हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो बेंजीन पर अगर हम देखेंगे तो जो Cl है वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और इस वाले कार्बन पे आके एक जो Cl है वो जुड़ जाएगा, तो Cl CH CH2 CH2। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इस केस में वो हमारा क्या है? यहाँ पे एक मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है कि HCl को मार्कोनिकॉव एडिशन के अकॉर्डिंग ही हमने क्या करा है? ऐड करा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? क्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन? तो इसमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताओ। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका आंसर है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और जिसकी वजह से ये अपने क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो सकता है। और अगर इसकी इतनी अच्छी फिटिंग और क्लोज पैकिंग है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है मतलब इसको तोड़ने के लिए हमें क्या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस इमेज में देखोगे ये क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरीन है ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पर है। ठीक है, ये क्या है? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। यहाँ पे ये वाले Cl और ये Cl एक दूसरे से मेटा पोजिशन पे है। और ये क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये वाला Cl और ये वाला Cl एक दूसरे से पैरा पोजिशन पर है। तो अगर मैं इस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की बात करती हूँ तो आप देख सकते हो कि कितना सिमेट्रिकल है और इसकी जो क्रिस्टल फिटिंग है वो बहुत ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हमने आज के लेक्चर में क्लियर कवर करे वो आप सभी को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।